ठीक है बच्चों, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फैराडेज लॉ स्टार्ट कर दिया था, राइट। उसका मैंने फॉर्मूला फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है वो मैंने बता दिया था, राइट। उसके मैंने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे बेस्ड ऑन फैराडेज फर्स्ट लॉ वो भी हमने देख लिया था। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बेस्ड पे, और फैराडेज सेकेंड लॉ है छोटू सा, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बस और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। आज लेक्चर नंबर 9 है, 8 तो लास्ट था ना। So today is lecture number 9 और today will be your last lecture on electrochemistry, ठीक है। So ये जो पार्ट है फैराडेज लॉ का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आज हम ये फैराडेज लॉ वाला कंप्लीट कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था फैराडेज फर्स्ट लॉ में, मैंने ये बताया था, आपको याद है, मैंने ये बोला था कि जो आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हो, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हो क्या रहा था कि बाहर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रही थी, यस और नो, राइट। तो फैराडेज लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितना चार्ज आप पास करोगे, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे सोल्यूशन से, उतना ही सब्सटेंस का अमाउंट, या तुम बोलो मास ऑफ सब्सटेंस, डिपॉजिट या लिबरेट होगा कैथोड और एनोड पे। यही हमने किया था। तो इससे हमें कुछ फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखे थे, कौन सा फॉर्मूला था बताएगा क्या कोई मेरे को? हाँ जी, एनीवन? फिर नहीं पढ़ के आए तुम लोग, डांट खा के मानोगे लगता है। W directly proportional to Q. W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगी तो क्या आएगा? I multiply by T. नहीं, क्या बोल रहे हो भाई, जेड Sorry, आएगा, जेड वॉज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। sorry, Z. हाँ, क्यू क्या होगा, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम, टाइम इन सेकेंड, आई इन करंट इज शुड बी इन एम्पियर। क्यू क्या था आपका, जो चार्ज आप पास करा रहे हो थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। डब्ल्यू का था मास ऑफ सब्सटेंस, डिपॉजिट और लिबरेट। इसको हम और कैसे लिख सकते थे, जेड किसके बराबर था, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, राइट, इंटू आई इंटू टी। और क्या था, इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हो, या इक्विवेलेंट वेट को मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 आई इंटू टी, ठीक है। ये क्या है, फेराडे है, तो 1 फेराडे की वैल्यू कितनी थी, 96500 कूलम पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया था। अब आ जाओ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोगों को करना है। आइए देखो पहला एग्जांपल देखो, आज मैं पूरा चैप्टर खत्म कराऊंगी, बेशक थोड़ा सा टाइम 20 से 25 मिनट तुम्हें और बैठना पड़े, बैठ जाना, बट आई विल कंप्लीट चैप्टर टुडे ओनली। तो ये क्या है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, देखो आपसे पूछा है कि तीन मैंने दिए हुए हैं पार्ट्स, 3 क्वेश्चन लगा लो तुम, ठीक है। जैसे पहला ये है कि 1 मोल मैग्नीशियम 2+ जब मैग्नीशियम में जाएगा तो कितने फेराडे तुम्हें देना पड़ेगा, कितना चार्ज तुमको पास कराना पड़ेगा। तो एक बार बताओ, मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो वो मैग्नीशियम में जाएगा, हाँ मैम जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 मोल मैग्नीशियम, अब यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम बन रहा है, तो जब तुम 2 फेराडे चार्ज पास कराओगे, इसका मतलब यही तो हुआ ना, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1 फेराडे मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब तुम और देखो बताया था ना मैंने तुम लोगों को, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 फेराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 2 फेराडे। तो जब 2 फेराडे चार्ज पास कराओगे तो 1 मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. यानी कि कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, और यू कैन से 24 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा, हाँ मैम। तो मुझे बताओ
एक मोल मैग्नीशियम 2+, एक मोल ऑफ मैग्नीशियम 2+ टू मैग्नीशियम के लिए कितना चार्ज चाहिए, रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 2 फैराडे। कूलम में चेंज करना है तो फैराडे को 96500 लिख दो। अगर मैं इसकी बात करूं, Fe+3 से Fe में जा रहा है, तो ध्यान से देखना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आयरन में जाएगा, तो 1 मोल आयरन जब डिपॉजिट होगा तो कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा सोल्यूशन से, 3 फैराडे। तो आंसर विल बी 3 फैराडे, राइट। अब बात आती है MnO4 नेगेटिव, ये मैंने काफी बार बताया है, Mn+2 में जा रहा है। तो ध्यान से देखो, जब 1 मोल MnO4 नेगेटिव Mn+2 में जा रहा है, तो देखो ना कितना फैराडे चाहिए, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड, 5 फैराडे। इस तरीके से आप लोगों को, ये जेई में नहीं आएंगे, टेंशन मत लो, जेई में ऐसे सिंपल सवाल नहीं आएंगे, बट आपका बेसिक शुड बी क्लियर, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखने आनी चाहिए, पता होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नहीं पता होगा तो सॉरी, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका 2025 में आता है, और इवन ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये बोला है, ए सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज, मतलब जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है ना, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ है, और कितने मिनट तक किया हुआ है, 30 मिनट तक किया हुआ है। इसको सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है। और कितना करंट यूज किया है, 2 एम्पियर करंट यूज किया है। तो वो कह रहे हैं कि कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा कैथोड पे, हाँ या ना, ये उन्होंने बोला है। तो एक बार बताओ, एल्यूमिनियम अब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो यानी कि अब सॉल्यूशन में क्या होगा, एल्यूमिनियम के आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे, हाँ या ना। तो वो कह रहे हैं कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो एल्यूमिनियम कैसे डिपॉजिट होगा, जो सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम के आयंस हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और उनका रिडक्शन होगा, यस और नो। हाँ मैम जाएंगे। तो एक बात बताओ मुझे, अब आपको बताना क्या है, कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं मैम, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाय 96500 इंटू I इंटू T। अब W तो हमें चाहिए कितना डिपॉजिट हुआ, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास, किसका, एल्यूमिनियम का चाहिए, दैट इज 27। एन फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 96500। करंट कितना है, 2, और टाइम कितना है, 1800 सेकेंड। तो क्या ये सोल्व नहीं हो सकता मैम, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसको सोल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 0.336 ग्राम जो है, इतना डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे 30 मिनट तक, और 2 एम्पियर का करंट यूज करोगे, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, 0.336। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पॉपुलर होते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड हो, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं, जेई तो हो ही है, नीट हो, सीयूईटी हो, बिटसेट हो, एम्स नर्सिंग हो, कोई भी आप एंट्रेंस के लिए अपीयर होंगे नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे सवाल आते हैं, इवन आपके बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको करने हैं बहुत बढ़िया से। अच्छा, यहाँ पे नीट के कितने बच्चे हैं, कैन यू रेज योर हैंड, नीट के कितने बच्चे हैं, हाथ खड़े करो। हाँ, नीट के स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। सोच सोच के क्यों कर रहे हो, नीट के ही हो ना, पता है ना तुम लोगों को, ओके। बस 20 बच्चे हैं, नीचे कर लीजिए, अराउंड 17 से 20 है, हाथ नीचे कर लो। क्या आप लोगों ने जो रीनीट का पेपर हुआ है वो देखा था, नीचे कर लीजिए हाथ। यस मैम। यस मैम। देखा था, देखा था, ठीक है, देखा था। तो आपने केमिस्ट्री वाला पोर्शन देखा था, कैसा फील हुआ था उस पोर्शन को देख के आपको, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इसलिए नहीं कि सब बोल रहे हैं, आपको क्या लगा, आप अपना पर्सनल मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, जब आप लोगों ने पेपर देखा तो आपको क्या फील हुआ।
दो कॉन्सेप्ट को मिला के एक कॉन्सेप्ट बने, क्वेश्चन बने। ओके अंजलि, आप नीट के हो बच्चे वैसे पूछ रहे हो? नो मैम, पर हाँ, मेरी क्लास में करवाया था। अच्छा नहीं, जेई के जो बच्चे उनको भी देखना चाहिए। मैं फिलहाल नीट वालों से पूछ रही हूँ। आप 17-18 बच्चे यहाँ पे बैठे हो, आधी क्लास नीट की है, मैं मोर देन तो अराउंड 50%। तो आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि पेपर को देख के आपको क्या फील हुआ? क्या जो पेपर आया था आप उस तरीके की तैयारी कर रहे हो? चाहे जेई वाले भी क्यों ना हो, पेपर मैं कह रही हूँ जेई लेवल को टच किया हुआ था उन्होंने, बोलो। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, पेपर को देख के आपको ये फील हुआ कि आपकी ये तैयारी, जिस जिस तरीके का पेपर पूछा गया है, आप लोग घर पे उस लेवल का पढ़ रहे हो, उस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो? अपने आप से पूछो और मुझे सोच के जवाब दो। आप चुप हैं इसका मतलब नहीं करते हो आप। ठीक है, तो नीट वाला जो पहले था ना, इजी इजी पूछ लिया, इतने इतने नंबर आ गए, तो बेटा जी अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा काम थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। वेरी गुड रशी। यस, इवन एवरीवन शुड नीड मोर प्रिपरेशन, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप उस लेवल को कंप्लीट करना चाहते, जो अभी भी 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट का पेपर हुआ है जो 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं, सोचो। ऑल ओवर इंडिया में 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका 700 प्लस स्कोर आ रहा है ऐसे पेपर में। तुम सोच सकते हो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दे हैड। बताइए। राइट, और वो ऐसा पेपर था, अगर 540 से किसी के नीचे आएंगे तो चांसेस बहुत कम है, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको, और वो मैं नीट की बात करूं, जेई का तो जेई वाले बच्चों को पता है क्या लेवल रहता है। तो आप लोगों को अगर उस मुकाम पे पहुंचना है तो तुम अपने आप से पूछो खाली बैठ के कि क्या हम वैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपको आंसर मिलेगा नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो बकल अप एंड प्रिपेयर वेल, क्योंकि पेपर तो तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। जो नेक्स्ट 2028 का पेपर होगा, 2026 चल रहा है ना अभी, तो हाँ 2027 में जो पेपर होगा जेई का या नीट का, तो पेपर का लेवल तो आपको बेटा बड़ा हुआ ही दिखाई देगा। हाँ नो डाउट कट ऑफ फिर ऑटोमेटिकली कम जाएगी, बट उस कट ऑफ को पार करने के लिए तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जो नीट वाले बच्चे हैं, सिर्फ अगर तुम नीट के पीवाई क्यूज करोगे नहीं बनेगी बात। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। हमेशा अपना लेवल जेई तक का रखो, जेई मीन्स लेवल तक का। अगर आप नीट लेवल पे ही पढ़ते रहोगे तो नैया बुरी तरह डूबेगी, बुरी तरह। बायो बेशक इजी आई हो, बट केमिस्ट्री फिजिक्स तो नहीं आएगा, बायो के दम पे तो नहीं मिलेगा ना कॉलेज तुम लोगों को। बताइए। बायो उन्होंने इसलिए आसान दी ताकि तुम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा खासा टाइम लगा पाओ, बिकॉज दोनों ही डिफिकल्ट थी। ठीक है, तो पेपर तो यही आएगा। तो अब तुम देखो कि तुम किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिना पढ़े थोड़ी ना हो जाता तुम लोगों का जेई नीट, क्या समझ रखा है तुमने उस पेपर को? 25 लाख बच्चा बैठते हैं नीट में, 30,000 सीट्स हैं बस गवर्नमेंट की। डरा नहीं रही हूँ, असलियत है ये, सच से सामना करा रही हूँ मैं तुम लोगों का। ठीक है, तो अब तुम देख लो, तुम्हें नीति करना है अपना रास्ता बदलना है। राइट, अगर नीति करना है तो जी जान एक कर, दिन रात एक करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है? ए सोल्यूशन ऑफ, बिल्कुल वैसा वैसा ही है, कुछ नहीं है इसमें। ए सोल्यूशन ऑफ फेरिक सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया गया है। ठीक है, कितने मिनट तक? x मिनट तक इतने करंट यूज किया है और इतना आयरन डिपॉजिट हुआ है, x की वैल्यू क्या होगी? समझ रहे हो? या तो वो टाइम और करंट दे के कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो पूछ लेगा, या फिर तुम्हें अमाउंट दे दिया इतना डिपॉजिट हुआ, करंट दे दिया, पूछ रहे कितने टाइम के लिए तुम चार्ज पास कर रहे हो।
तो क्या होगा, सॉल्यूशन में Fe के आयंस होंगे और सल्फेट के आयंस होंगे, है ना। तो इसका रिडक्शन कब होगा मैम, जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला तो यही लगाना है क्या, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 आई इंटू टी। अब देख लो जो तुम्हारे पास है यूज करो उसको। 0.348 को इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, एन फैक्टर 3, 96500, मोलर मास 56 ग्राम पर मोल, राइट। और करंट कितना दिया इन्होंने, 1.5। अब यहां से तुम्हारा क्या निकल के आएगा, टी निकल के आएगा, लेकिन ध्यान रखना वो टी सेकंड में निकल के आएगा, बट आंसर रिपोर्ट करना है तुम्हें मिनट में। देखना एक्स मिनट है, तो जो भी आंसर आएगा उसको तुम 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सोल्व करना कितना आ रहा है, हाँ जिसको जाना है क्लास से जाओ, जिनको लग रहा है जेई नीट हमारा बस का नहीं, वो तो जा ही सकता है क्लास में। तुम अपना टाइम ही बर्बाद करने आ रहे हो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ मेरी क्लास में वैसे 5 बच्चे हो, मैं तो उनको पढ़ा के खुश हूँ, बट पढ़ने वाले होने चाहिए यहाँ। यहाँ पे टीचर ही सोल्व कर रही है क्वेश्चन। लो बताओ क्या कर रहे हो तुम। मैम 51.5 सेकेंड। हाँ जी कितना, 51.5। 51.5। बाकी बच्चे चेक करो कोई, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आंसर ये नहीं आएगा, बाकी मैं निकाल रही हूँ। बेटा 1200 सेकंड आएगा, मिनट में चेंज करोगे तो आप लोग, आपका 20 सेकंड आ जाएगा। सॉरी 1200 सेकंड आ रहा है, मिनट में चेंज करोगे तो 20 मिनट आ जाएगा। आ रहा है किसी का, बीस मिनट आ रहा है राशि का। बाकी और किसका आ रहा है 20 मिनट्स, 2 minutes। आ गए 30 मिनट, बताइए। आराम, तुम लोग अपनी कैलकुलेशन को इतना कैसे वो कर सकते हो भाई। पेपर में आधा करके छोड़ना, छोड़ के आओगे, पूरा करोगे तभी 4 नंबर मिलेंगे ना। हाँ बोर्ड्स में तुम्हें मिल जाएंगे आधा स्टेप करने के, बट जेई में तो तुम्हें आंसर निकालना ही पड़ेगा ना मेरा बेटा। 20 मिनट्स आएगा, ठीक है। आइए आगे, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है देखो। हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर हैज टू बी पास थ्रू अ सॉल्यूशन। कितने टाइम तक 2 एम्पियर का करंट पास होगा, कौन से सॉल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, ठीक है। टू कोट द मेटल सरफेस ऑफ, जो कोटिंग की गई है मेटल सरफेस पे, उसका एरिया बता रखा है आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है 5 माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻6, और सेंटीमीटर में करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये आ गया, यस और नो। ये आपको दिया हुआ है, डेंसिटी भी दे रखी है सिल्वर की। अब आपको निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली किस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं मैम, फॉर्मूला तो हमें ना यही याद आ रहा है जो आपने हमें बताया था, ठीक है। फॉर्मूला तो यही लगाना है, बट हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। क्या मेरे पास W है, कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, है तुम लोगों के पास, नहीं है मैम। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम।
तो मास कैसे निकालोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस। यस और नो? सेंटीमीटर क्यूब, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब से पर सेंटीमीटर क्यूब गया और आपका क्या आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो 10.8 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। तो ये आ गया। इसको और लिखना चाहो तो 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख लो। तो मैं लिख देती हूँ, राइट। इतना ही छोड़ दो, ये आ गया आपका मास। चलो इसको यहाँ लिखो। तो 10.8 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2। एन फैक्टर कितना है? सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर क्या? Ag+। कब होगा डिपॉजिट? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इंटू 1 इंटू 96500। और जो मोलर मास होता है सिल्वर का वो 108 होता है, ठीक है। आपको करंट भी दिया हुआ है कितना? 2 एम्पियर। टाइम निकालना है, ध्यान से देखो, यही निकालना है। तो बस आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, कितना आया? ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये भी गया, हाँ या ना। 10⁻⁻2 से ये 2 0 गई, तो कितना आ गया? 965 इंटू 2, 193 0, और ये आ गया आपका 193 सेकेंड्स। तो टाइम आ गया आपका 193 सेकेंड्स। यही निकालना था आपको, ध्यान से देखो। आगे चले। एक ये क्वेश्चन है, तो एक ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है नीट में। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन के क्वेश्चन थे वो देखना तुमसे बने थे कि नहीं बने थे। एक ये वाला क्वेश्चन है। ये कुछ 2 3 4 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो हर बच्चे को आने चाहिए। आगे आओ। ओके, 2 टाइप के और क्वेश्चन बच्चे हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये भी आते हैं सवाल, ये तुम्हारे कहीं पे भी जेई में तो आते रहते हैं, नीट में भी आ सकता है। तो आप देखो ये क्या बोला है? इफ 0.3605 ग्राम ऑफ अ मेटल, इतना ग्राम मेटल का डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, जब तुम इतना करंट इतने मिनट के लिए पास करा रहे हो, तो बताओ वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी फैक्टर पूछा है, एन की वैल्यू पूछा है। तो एक बार बताओ, जब मैं कॉपर, मान लो कॉपर 2+ है, तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तभी कॉपर बनाएगा, है ना। तो अगर मान लो कोई मेरा मेटल है, लेट से N+ है, प्लस N इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा? मेटल, हाँ या ना? बोलो। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, W इज इक्वल टू मोलर मास बाय N फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T, हाँ या ना। कितना मास डिपॉजिट हुआ है? 0.3605। N फैक्टर हमें नहीं पता है, क्या? 96500, राइट। मोलर मास कितना है? 96, देखो दिया हुआ है। करंट 1.2 और टाइम 15 मिनट। टाइम शुड बी इन सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अब क्या करना है तुम लोगों को? इसको सोल्व करना है। जीरो 0.3605 को आप 0.36 लेके भी सोल्व कर लो, राइट। लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा। थ्री आ रहा है, कनिष्क कह रहा है मैम 3 आ रहा है। मैम 3। 2.9 समथिंग आ रहा होगा। तो इंटीजर, उसको इंटीजर बेस्ड अगर सवाल है तो नियरेस्ट इंटीजर लिख देना। तो ऐसे सवाल आते हैं जहां पे तुम्हें वैलेंसी भी पूछ रखी है, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का सवाल देखो, ये देखो, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, देखो बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। वो क्या कह रहे हैं? इफ इतना लीटर ऑफ अ 0.60 मोलर ऑफ टिन सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। मान लो जो आपने आपके पास सेटअप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, उसमें टिन सल्फेट है ना।
तो टिन सल्फेट है तो क्या होगा, कितना है टिन सल्फेट इनिशियली सॉल्यूशन में, कितना प्रेजेंट है देखो, मोल्स निकाल लो टिन सल्फेट के, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से निकलता है नंबर ऑफ मोल्स। हाँ मैम, तो मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है 0.60 और ये है वॉल्यूम 0.50। हाँ या ना, तो ये कितना आ गया, 0.3 आ गया। तो इनिशियली कितने मोल है टिन सल्फेट के, 0.3 मोल है सॉल्यूशन में। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, हाँ या ना, जो तो जितने मोल हैं टिन सल्फेट के वो कुछ क्या होंगे, उसमें से कम भी होंगे, क्यों, क्योंकि आधा डिपॉजिट हो जाएगा, यस और नो, उसका कुछ हिस्सा कुछ मोल्स उसमें से 0.3 में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आपको बतानी है फिर फाइनल इलेक्ट्रोलिसिस के बाद फाइनल कंसंट्रेशन टिन की कितनी बचेगी, ये आपको बताना है। तो कैसे करें हम इसको, पहले तो देख लो कितना कितने मोल डिपॉजिट होगा, तो टिन +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके टिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगा दो। अब देखो ये गिवन मास पर मोलर मास, ये मोल्स बन गए है ना, तो n फैक्टर 2 इंटू 96500, करंट कितना है 4.60 और ये टाइम कितना है 30 मिनट, बट इट शुड बी इन सेकेंड्स, बोलो हाँ या ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, मैं निकाल देती हूँ, 4.60 इंटू 1800 19 डिवाइड में 19300, तो ये आ गया जाएगा तुम्हारा 0.43 मोल। नहीं, इस कम आना चाहिए ना, नहीं कम आना चाहिए, एक सेकंड में कैलकुलेशन देखती हूँ। अच्छा ओके, ठीक है, तो 4.60 इंटू 1800 डिवाइड बाय 19330, यस, तो 0.042 मोल्स। तो एक बार बताओ, इनिशियली इतने थे, इलेक्ट्रोलिसिस कराया इतने मोल्स रह गए, हाँ या ना, इतने मोल्स बेसिकली डिपॉजिट हो गए। ये कौन से मोल हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद डिपॉजिट हो गए, तो बच्चे कितने, कैसे निकालोगे फाइनल, आप रिमेनिंग कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, कितने डिपॉजिट हुए 0.042, इनिशियली कितने थे 0.3, यही तो बचेंगे ना। मोल्स कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम कितना है 0.50, निकल जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 0.14 मोलर। तो इनिशियली हमें पता है सॉल्यूशन में कितने मोल है, कितने मोल डिपॉजिट हो गए, ये हमने निकाल लिया, माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितने मोल्स रह गए सॉल्यूशन में, हाँ या ना। जैसे मान लो स्टार्टिंग में तुमने 1 मोल लिया था, इसमें से 0.7 मोल डिपॉजिट हो गए, तो सॉल्यूशन में कितने बचे, जल्दी बताओ, बताओ भाई, आती है ना मैथ्स, बताओ। अरे बोलो भाई, अगर 1 मोल लिया था सॉल्यूशन में, उसमें से 0.7 मोल डिपॉजिट हो गया, तो 0.3 नहीं बचे क्या सॉल्यूशन में मोल, यही तो निकाला यहाँ पे भी मैंने, और क्या किया। अब तुम ऐसे ही देखते रहोगे मेरे को तो नहीं चलेगी बात, तुम लोगों को यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और इन फ्यूचर भी आगे आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ, यार ये ना कुछ अलग से नहीं है, फैराडे फर्स्ट लॉ का ही मतलब मान लो वही है, देखा जाए तो बस बना दिया है दूसरा लॉ। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को इस तरीके से सीरीज में लगा देते हो, देख रहे हो, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को सीरीज में लगा देते हो, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, चार्ज पास करते हो, तो उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। क्या बोल दिया मैंने, जब आप सॉल्यूशंस को सीरीज में लगा देते हो, जब सेम चार्ज पास करते हो आप सभी सॉल्यूशन से, तो जो सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के, यस और नो।
ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो दो सॉल्यूशन है, W1/W2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, यस और नो? ये कैसे आया? अब तुम आधे तो ऐसे बैठ गए कि मैम ये कैसे लिख दिया, एक बार बताओ फॉर्मूला क्या होता था? क्यू होता था यहाँ, QIT। तो एक बार बताओ, जब तुम सेम चार्ज पास कराओगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होगा इक्विवेलेंट वेट के? बताओ, तो वही तो लिखा है मैंने, है ना? यही तो लिखा है। जैसे देखो इधर, ये आपको दिख रहा होगा, इधर देखो, ये डायग्राम देखो, इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन जो है आपके सीरीज में लगाए हुए हैं, राइट? सिल्वर का, मैग्नीशियम का सॉल्यूशन, आयरन का, राइट? तो इनके इक्विवेलेंट के इनके जो W होगा, जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है? तो इसको कैसे लिख रखा है इन्होंने, देखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? तो बस उस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है? तो बस यही है आपका फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना। अब देखो क्वेश्चन वैसे तो इससे थोड़ा कम ही आता है सवाल, राइट? बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आए तो किस तरीके का आ सकता है, तो आसान क्वेश्चन ही बनता है इस पे, ठीक है? तो देखो, हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑन पासिंग 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू थ्रू 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, सिल्वर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, उनका मोलर रेशियो बताना है, उनका मोलर रेशियो बताना है। तो क्या लिख सकते हो? देखो ना, W ऑफ Ag, इसका रेशियो कैल्शियम 2+:2, एल्यूमिनियम 3+, है ना? और एक इसके बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag प्लस, मतलब सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम और इस टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, यस और नो? और इक्विवेलेंट वेट होता क्या? मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ किसका? Ag का एन फैक्टर कितना होगा? इसका 1 होता है। मोलर मास ऑफ किसका? कैल्शियम का कितना होगा एन फैक्टर? 2। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम एन फैक्टर क्या होगा? 3। आपको क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं। तो अगर मैं मोलर मास को नीचे ले आऊं तो क्या होगा? देखना, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बन जाएंगे? Ag के मोल, इनको नीचे ले आओ ना, तो क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ Ag, कैल्शियम के मोल्स इज टू एल्यूमिनियम के मोल्स, तो क्या होगा? देखो 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा आंसर हो जाएगा? 6:3:4। सी ऑप्शन। तो ऐसे करना। तो जब आपके लिखा हो कि सीरीज में लगा रखा है, सेम चार्ज पास कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, लिबरेट हो रहा है कैथोड या एनोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो बस उसी को ही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, राइट? ये वाला क्वेश्चन देखो, how many grams of chromium are deposited in the electrolysis solution of A in the same time it takes to deposit
0.54 ग्राम ऑफ सिल्वर इन ए सिल्वर कोलोमीटर। कोलोमीटर क्या है? यही वाला जो सेटअप मैंने दिखाया ना, जिसमें सीरीज में अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को, उसको आप कोलोमीटर बोलते हो। विद द क्रोमियम नाइट्रेट सेल, तो आपको बताना है क्रोमियम का कितना ग्राम डिपॉजिट होगा सेम टाइम में जितना 0.54 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है जब दोनों सॉल्यूशन को सीरीज में लगाया गया है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बताइए। कैन आई राइट की ग्राम इक्विवेलेंट्स जो क्रोमियम के होंगे वो बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर के। ठीक है, सेम चार्ज पास किए जा रहा है, यस और नो। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं मैंने बताए थे तुम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और ये क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag इंटू एन फैक्टर। ऐसे ही कर देना तुम सारे सवाल। ठीक है, जब इस तरीके से आए ना क्वेश्चन कि सॉल्यूशन है और इतने ग्राम डिपॉजिट होगा, कितना होगा, तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, जब सेम चार्ज पास कर रहा हो तो लिख देना जो क्रोमियम के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, ध्यान रखना मोल्स मत बराबर कर देना, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करने। ठीक है, सो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखो। अब क्रोमियम के मोल्स पता है क्या तुम लोगों को? नहीं मैम नहीं पता है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, क्रोमियम का मोलर मास होता है, या एक काम करो ना मोल्स ही निकाल लो ना यहाँ से पहले। एन फैक्टर कितना होगा क्रोमियम नाइट्रेट में, क्रोमियम +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्रोमियम बनाएगा। इसके मोल्स कितने हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, हाँ या ना, इनटू एन फैक्टर 1। तो ये कितना आ गया देखना, नंबर ऑफ मोल्स आ गए क्रोमियम के कितने, 600, 1/600 आ गए। तो बस मास ऑफ क्रोमियम कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू मोलर मास, तो 1/600 इनटू मोलर मास। तो बस इसको आप सोल्व कर लेना और ये आ जाएगा, सोल्व करने के बाद देख लो 0.0866 इज द फाइनल आंसर। राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अच्छा सवाल है ये, पेपर में आने वाला है ये, किसी के भी आए, नीट में आए, जेई में आए, बट ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम मोल्स बराबर नहीं करोगे, जब भी ऐसा लिखा हो ना सेम टाइम में दूसरा डिपॉजिट हो रहा है, तो जो क्रोमियम के देखो, क्रोमियम क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तुम सेम चार्ज पास कर रहे हो सॉल्यूशन में, तो कह रहे हैं जितने टाइम में 0.54 ग्राम सिल्वर का डिपॉजिट हो रहा है, बताओ उतने ही टाइम में क्रोमियम का कितना डिपॉजिट होगा। ये तो जितने आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्रोमियम के होंगे वो बराबर कर दो सिल्वर के, मोल्स बराबर मत करना, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करो। नॉर्मेलिटी में आप क्या पढ़ते हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, वहीं से तो आया ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम को आप क्या लिखते हो, नॉर्मेलिटी होता है, कल बता चुकी हूँ यार, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो वहां से ही आता है ये। ठीक है, ये वहां पे भी बहुत यूज होता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस रिडॉक्स में। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, सवाल करना है। ऑलराइट, चलिए आइए नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि इस फलाने सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कैथोड पे इतना डिपॉजिट हुआ, एनोड पे इतना डिपॉजिट हुआ या इतना लिबरेट हुआ। अब हमें क्या देखना है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगी कि NaCl का हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, या सल्फ्यूरिक एसिड का हो रहा है, कॉपर सल्फेट का हो रहा है, तो हमें कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे ये हमें देखना है।
ये हमें देखना है, राइट। तो अब देखो, अभी तक जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग की थी जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तब मैं मोल्टन NaCl की मैंने बात की थी, याद है। मोल्टन NaCl में सिर्फ NaCl था, कोई पानी नहीं था, है ना। तो वहां पे सोडियम मिल रहा था कैथोड पे, क्लोरीन गैस मिल रही थी एनोड पे। लेकिन अब क्या, जब मैं उसमें पानी भी डाल दूं, मतलब इफ आई टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, देन व्हाट विल हैपन। तो मैम जब आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो वहां पे पानी भी तो होगा, और पानी का भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, जहाँ पे H2 और O2 गैस मिलेगी, यस और नो। तो व्हेन यू टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका मतलब वहां पे अब तीन चीजें प्रेजेंट होगी। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कैटाइन, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका एनायन, और वाटर। तो ये तीन चीजें वहां पे प्रेजेंट होंगी, यस और नो। अब जब तुम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, चार्ज पास करोगे, तो आपको क्या पता कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, और कौन कितनी जल्दी पहले जाएगा, यस और नो। ठीक है, तो ये आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल कैन बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, यस और नो। तो अब तीन चीज, थोड़ा सा एक्टिव रहो तो ही समझ में आएगा, वरना ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक्वस NaCl है। अब एक्वस मतलब पानी भी होगा, Na+ भी और Cl- भी है, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो तुम कैसे बताओगे कि मैम तुम्हें क्या पता कि वाटर का पहले रिडक्शन हो जाएगा या फिर Na+ का रिडक्शन होगा, या तुम कैसे बताओगे कि Cl- और वाटर में से पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, उस पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो जैसे भी मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जो अनायन होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, कैथोड पे कैटायन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर मान लो एनायन और वाटर में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अनायन का ज्यादा हुआ, ध्यान से सुन लो, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर मान लो कैटायन और वाटर में से कैटायन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। आया था ये, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कैथोड पे हम रिडक्शन कराते हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो पहले भाग के रिड्यूस हो जाएगा। एनोड पे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एनायन का, तो वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। ये लिख लो। ये लिख लो। अगर अब मैं बात कर रही हूँ, जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो एक्वस, अब ध्यान रखना एक्वस मीडियम में, मतलब पानी भी है उसमें, और इलेक्ट्रोड में कौन सी यूज कर रही हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम हो सकती है, ग्रेफाइट हो सकती है, राइट, गोल्ड हो सकती है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो व्हेन यू यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, क्या लिख लो, सारा का सारा यूं का यूं कॉपी पेस्ट करो। तो जो कैटायंस होंगे, सबसे पहले मैं रिडक्शन की अगर बात करूं, तो कैटायंस अंडर को रिडक्शन एट कैथोड, जो कैटायंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में वो अपना रिडक्शन कराएंगे। तो अब वाटर का पहले रिडक्शन होगा या जो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन है उसका होगा, ये मैंने एक सीरीज दे रखी है तुम्हें, ध्यान से देखो। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये रहा वाटर, फिर जिंक, आयरन, H+, कॉपर 2+, Ag+, गोल्ड 3+। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ईज ऑफ रिडक्शन, देख रहे हो। अगर मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में Au+3 के आयंस भी हैं और एक्वस यानी कि वाटर भी है, तो किसका रिडक्शन हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, यस और नो। मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में Na+ है और वाटर भी है, तो किसका हो जाएगा रिडक्शन, वाटर का हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। Yes, ma'am. ये क्या है, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर, तुम्हें एक सीरीज दे दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन एट कैथोड। अब तुम क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जब इसका वाटर का रिडक्शन होगा तो H2 हमें मिलता है, राइट। ये आपका क्या होता है, रिएक्शन होती है, देख रहे हो। H2 गैस विल लिबरेट एट कैथोड,
इस तरीके से वाटर का आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो O2 और H2 मिलती है आपको। तो अगर कैथोड रिडक्शन हो रहा है तो H2 मिलती है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो O2 मिलती है, वो भी मैं दिखाऊंगी। बैलेंस है? हाँ मैम, राइट। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास अनायंस हो, फिर क्या करोगे? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये छोटू सा है, ये इसको ज्यादा याद रखने की मतलब बहुत कम ही है याद रखने वाला। सल्फेट, नाइट्रेट, वाटर, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इसका मतलब अगर तुम्हें कहीं पे भी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव मिल जाए और वाटर मिल जाए, तो किसका ऑक्सीडेशन कराओगे पहले? इनका कराओ। क्लियर है? वाटर का बाद में होगा। अगर तुम्हें कहीं वाटर और सल्फेट आयन दिख जाए तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पहले वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और किस तरीके से होता है देखो, देख रहे हो, O2 गैस बाहर निकलती है। इसको लिख लो फटाफट। मैम H2O के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्या हुआ बेटा? मैम H2O के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहाँ पे? लिक्विड, H2 इन लिक्विड फेज। चलो, जैसे हम आइए, अगर मैं एक्वस NaCl की बात करती हूँ तो देखना एक बार, एक्वस NaCl की मैं बात करती हूँ तो इसमें कैटायन कौन कौन सा हो? कैटायन एक तो Na+ होगा, है ना, जो इसका रिडक्शन हो सकता है, और वाटर का भी हो सकता है रिडक्शन। अगर मैं एनायन की बात करूं तो Cl नेगेटिव है और वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाँ या ना? अभी जो तुमको मैंने सीरीज दिखाई उस हिसाब से तुम मुझे बताओ, इन केस ऑफ एक्वस NaCl प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा? कैथोड और एनोड पे क्या मिलने वाला है हमें? मैम हमें कैथोड पे तो H2 गैस मिलने वाली है, बिकॉज इसका हो जाएगा, राइट। और एनोड पे हमें Cl2 गैस मिलेगी, यस और नो? यस मैम। ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो यही तो है सबसे काम की चीज, यही, राइट। आगे आओ, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले समझना, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारे बोर्ड्स में भी आ सकता है। ध्यान से सुनना। देखो, जब मैं सोडियम का रिडक्शन करा रही हूँ तो उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है, या वैल्यू याद मत करो, -2.71 वोल्ट है, ठीक है। और जब मैं वाटर का रिडक्शन करा रही हूँ, ये हाँ याद रख सकते हो, वाटर का -0.83 वोल्ट है। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू है? ये अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये ज्यादा है ना, माइनस के साइन के साथ। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यही तो मैं ऊपर बता के आई हूँ कि जब तुम्हारे सोल्यूशन में Na+ और वाटर है तो वाटर का रिडक्शन हो रहा है। मैम ये बात तो ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो। अच्छा, अब यहाँ पे आओ ना, क्लोरीन। जब क्लोरीन का बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है Cl नेगेटिव, तो Cl2 गैस मिल रही है, तो -1.36 वोल्ट है। लेकिन जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस केस में -1.23 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ये ज्यादा है, लेकिन आपने तो Cl2 गैस को बताया है कि वो एनोड पे मिलेगा, देखो। और यहाँ पे भी मैम आपने ये बताया है, ये जो ऑर्डर लिखवाया है, हाँ या ना? मैम ये क्या है? ये तो पंगा हो गया, पंगा है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, बट एनोड पे ये मिल रहा है ना लोचा? कुछ तो है इशू। ये इशू क्या है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट।
राइट। तो देखो ऐसा क्यों होता है, देखो जो ये वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना बेटा, ये स्लो प्रोसेस होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है। मतलब जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होके O2 गैस लिबरेट हो रही है, ये प्रोसेस स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है। राइट। ज्यादा एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, राइट। तो बेसिकली बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ये फॉरवर्ड में पहुंचाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द अबाउट डाटा, पढ़ना इसको। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, जो कि ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हो आप, शुड लिबरेट O2, O2 को लिबरेट करना चाहिए था on the basis of their oxidation potential from oxidation of water in preference to Cl2 gas, यही होना चाहिए था। But the fact is that Cl2 liberate in preference of O2 because liberation of O2 gas from oxidation of water is kinetically slow. तो दो इट थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड, मतलब बहुत ही काइनेटिकली स्लो होने का क्या मतलब है, रिएक्शन बहुत स्पीड कम है उसकी ना, बहुत धीरे धीरे हो रही है। हालांकि बनना फेवर तो कर रहा है वो कि O2 बने, बट एक्चुअली वो धीरे धीरे हो रहा है काम, राइट। तो ये एक पॉइंट है जो आपको लिखना है। तो इससे क्या होगा वो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 मिल रहा है, ठीक है मैम। कैथोड पे ये हो रहा है, H2 मिल रही है, यही था हमारा एक्वस NaCl में प्रोडक्ट। तो जब तुम इक्वेशन को ऐड करोगे तो तुम्हारी यही इक्वेशन बनेगी, हाँ या ना। दोनों तरफ अगर 2Na प्लस और 2Na प्लस लिख दो तो आपको NaOH मिल रहा है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, बेसिक होगा, है ना। मतलब जब आप एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, जब आपकी H2 और Cl2 गैस निकल रही है, तो सॉल्यूशन कैसा है आपका, बेसिक। तो जब आप रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सॉल्यूशन बेसिक है, बिकॉज NaOH भी मिल रहा है आप। अच्छा, लेकिन अगर मान लो, इधर देखना, अगर मैं एनोड पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं तो क्या था हमारे पास, और कैथोड पे और ये कितना था, इसका कितना लिखा हुआ था एक बार देख लेते हैं, -1.23। तो ये कितना आएगा, -2.06। देखो अब ये ज्यादा आ रहा है ना, 2.19 से, -2.19 से ज्यादा है ना ये, राइट। तो ये होना चाहिए था, बट एक्चुअली में नहीं हो रहा है, राइट। तो वो यही कह रहे हैं, फॉर इफेक्टिव लिबरेशन ऑफ O2 गैस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अब क्योंकि बेटा वो प्रोसेस बड़ा ही स्लो है, तो अगर स्लो है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेस फास्ट हो जाए, यस और नो। तो अगर आप चाहते हो कि O2 गैस निकले फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, एडिशनल वोल्टेज हमें चाहिए होगी, और इसी जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो हमें चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। So in other words, over voltage is considerably high for O2 from oxidation of water and over voltage is negligible for Cl2। मतलब जब Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं चाहिए, बट हाँ जब वाटर का ऑक्सीडेशन चाहिए होगा तो हमें इससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी, राइट, यस और नो। और वो इतनी ज्यादा पहुंच जाती है कि 1.36 से ज्यादा हो जाते, सपोज मान लो -1.40 हो गई, तो उस केस में क्या होगा, इससे पहले की उसकी वोल्टेज उतनी हुई 1.40 और O2 गैस लिबरेट हुआ, उससे पहले ही Cl2 गैस अपना काम कर देगी, ठीक है। तो जब आप वाटर का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो उस केस में हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत होती है, अदरवाइज आपकी रिएक्शन बहुत बहुत स्लो होती है। जब वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी काइनेटिकली, राइट। Yes, ठीक है, ma'am. क्या बोलूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इवन ये NCERT में भी आपका दिया हुआ है
तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलिए देखो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखना एक्वस NaCl की बात होगी, मैं फिर से बता देती हूँ। तो एक्वस NaCl में देखना एक बार कैथोड पे कौन मिल रहा है आपको, कैथोड पे मैम H2 गैस मिल रही है और एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, Cl2 गैस मिल रही है, यस और नो, राइट। अगर मान लो मैं एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लूं तो यहाँ पे कैटायन कौन कौन होगा मैम, कॉपर 2+ होगा और वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है, और एनाइन लूं तो सल्फेट आयन और वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो मुझे ये बताओ किसका रिडक्शन होगा, मैम वाटर का तो माइनस में आता है वैल्यू, इसका पॉजिटिव में, तो कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। तो कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, कॉपर मिलेगा। और एनाइन ऑक्सीडेशन किस, एनाइन में किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बताओ, वाटर का या सल्फेट आयन का, पढ़ ही नहीं रहे हो, वाटर का होगा। ये क्या है, ये क्या तुम ध्यान से नहीं सुनते हो क्या, ये देखो कहाँ गया ये क्या है ये, राइट। अच्छा अगर मान लो मेरे पास एक्वस H2SO4 हो तो अब मुझे बताओ इसमें कैटायन H+ होगा और वाटर का भी हो सकता है रिडक्शन, एनाइन में सल्फेट आयन होगा और वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हो सकता है। अब बताओ मेरे को किसका होगा, कैथोड पे कौन मिलेगा और एनोड पे कौन मिलेगा बताओ, बताइए। H+ और वाटर में से किसका हो जाएगा पहले रिडक्शन, तुम्हें दे दूं करने के लिए, ये टॉपिक तुम ही कर लेना। ऊपर देख के भी नहीं बता रहे हो यार। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या बोला था मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है इसके लिए, और इसका माइनस में आ रहा है तो इसी का ही तो होगा रिडक्शन, वाटर। और इसमें से वाटर का होगा ऑक्सीडेशन। तो यानी कि O2 मिलेगी हमें एनोड पे और H2 मिलेगी कैथोड पे। हाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को ध्यान रखना है, जब कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो क्या होगा, कैथोड पे तो तुम्हें यही मिलेगा, H2 गैस ही मिलेगी, बट क्योंकि कंसंट्रेटेड है ना, यहाँ पे ये देखा जाता है कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें S2H2 नेगेटिव मिलता है, S2O8 S2O8 नेगेटिव मिलता है, ठीक है। पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन इसको बोलते हैं। और H2SO8 क्या होता है, परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। अच्छा अभी बैठे रहो, बस 10-15 मिनट का है। अगर मान लो मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेती हूँ, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। और इस बार मैं क्या कह रही हूँ, इनॉट, ये सारे जो केसेस थे जो मैंने ऊपर बताए थे वो इनॉट इलेक्ट्रोड के थे। अब मान लो मैंने यहाँ पे कॉपर ही ले रही, कॉपर ले लिया एज इलेक्ट्रोड। अब कॉपर तो तुम्हारी कैसी इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये भी पार्टिसिपेट कर जाएगी यार रिएक्शन में। तो एक बात बताओ, अगर मैं कैटायन की बात करूं तो मेरे पास कौन कौन है मैम, कॉपर तो होगा, राइट, और आपका वाटर का हो सकता है रिडक्शन, राइट। एनायन पे कौन कौन, एनायन के केस में कौन होगा मैम, सल्फेट आयन होगा, है ना, और वाटर का हो सकता है रिडक्शन। मैम कॉपर का भी तो हो सकता है, कॉपर 2+ का रिडक्शन, क्योंकि अब वो भी तो इलेक्ट्रोड भी बिहेव कर रही है किसकी तरह, एक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो कैथोड पे कौन मिलेगा,
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होता है, तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देगी, राइट। तो इसका डिपोजिशन हो जाएगा, कॉपर मिल जाएगा कैथोड पे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एनायन की बात करूं, सल्फेट आयन और वाटर में से तो वाटर का होगा, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। और वाटर और कॉपर 2+ में किसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है? कॉपर 2+ का होता है -0.34, इसका 1 पॉइंट समथिंग है। ऊपर देखा था ना हमने, एक बार मैं दोबारा से देख लेती हूँ। हाँ 1.23 है, 1.23 है। तो अब बता दो किसका ज्यादा, इसका, यानी कि मैम एनोड पे क्या मिलेगा? कॉपर ही मिलेगा। कॉपर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैम एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वही कैथोड पे जाके क्या हो रहा है, जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर डिपोजिट हो रहा है। तो जितना कॉपर 2+ मिल रहा है सोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वही कैथोड पे जाके कॉपर 2+ गेन करके कॉपर में डिपोजिट हो रहा है। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर की, वो क्या है आपकी, बराबर है सोल्यूशन में। यस और नो? बस हो क्या रहा है, एक साइड कंज्यूम हो रहा है, एक साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना, यही तो हो रहा है, कंज्यूम प्रोड्यूस, कंज्यूम प्रोड्यूस। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या होगी कॉपर की? कांस्टेंट होगी। ठीक है मेरा बेटा, ये चीज है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना, आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ये कुछ कुछ दिया हुआ है। वो कह रहे हैं 1 मोलर सोल्यूशन लिया है इसका, कॉपर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट, मर्करी नाइट्रेट और मैग्नीशियम, ये बहुत आते हैं पेपर। ठीक है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आपको बोला है जी कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपको बताना है सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन कैथोड, राइट। किस सीक्वेंस में डिपोजिशन होगा? तो सबके सब में एक्वा सॉल्यूशन है, तो जो कैटायन वाला पार्ट होगा उसके अलावा वाटर का भी हो सकता है रिडक्शन। तो कॉपर 2+ और वाटर में से तो कॉपर का ही रिडक्शन होगा, सिल्वर Ag+ और वाटर में से सिल्वर, इसका ही होगा रिडक्शन। ऐसे अगर मरकरी की बात करो, देखो पॉजिटिव है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, वाटर का नेगेटिव होता है, तो इसका ही होगा रिडक्शन। कॉपर और उसमें भी कॉपर का ही होगा। मैग्नीशियम का माइनस में है, -2.37, और वाटर का भी माइनस में ही होता है, बट मैग्नीशियम का कम है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका नहीं होगा, इससे पहले वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Ag, फिर कौन है आपका मरकरी, फिर कौन है आपका कॉपर। तो ये बिल्कुल ठीक है, इस सीक्वेंस में डिपोजिशन होगा, पहले सिल्वर जी का हो जाएगा, फिर मरकरी का, और फिर कॉपर का। फिर कह रहे हैं मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इंस्टेड ऑक्सीजन गैस विल बी इवोल्व्ड एट द कैथोड। ये तो बात ठीक है, मैग्नीशियम डिपॉजिट नहीं होगा, बट एक बात बताओ, जब वाटर का रिडक्शन होता है क्या O2 गैस मिलती है? नो मैम, H2 गैस मिलती है। तो ये गलत हो चुका, राइट। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरीके से सवाल करते हैं। ठीक है, ये सवाल बाकी कितने हैं, 1 2 3 4, ये आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको ले लूंगी, और बस ये खत्म है आपका चैप्टर, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स।